हाँ जी बच्चों, कल लेक्चर में क्या पढ़ा था? पॉलीगॉन समझ आ गया था सबको? अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजाइड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजाइड। अच्छा बच्चों, इसको समझते हैं। इसमें याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे हायर क्लास बाउंड्री होगी। एक्स एक्सिस पे क्या होगा जी? हायर क्लास बाउंड्री। और वाई एक्सिस पे होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? लेस देन और मोर देन। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट आपने याद रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद होगा? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रह गया जी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ और बताया ना जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी एज्यूम करेंगे? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नोट कर लिया जी? बच्चों डाटा वही है जो हमने कल लिखा था, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। देख लें, वही डाटा है। अच्छा जी, अब बच्चों अभी भी मैंने क्या पढ़ाया है? वाई एक्सिस पे क्या आना है? हायर क्लास बाउंड्री। तो पहली क्लास की हायर बाउंड्री कौन सी है? आवाज नहीं आई? 60। अब आपको पता ग्राफ आपका जीरो से शुरू होगा। ग्राफ कहाँ शुरू होगा? जीरो से। अब जीरो से लेकर 60 तक कोई डाटा नहीं है, ऐसी है? तो कट लगा देंगे। अच्छा, 50 पहली जो हमारा जो लाइन होगी वो वहां पे 50 लिखेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, देखते हैं। लेकिन आपका बेसिकली असल में जो डाटा शुरू होगा कहाँ से शुरू होगा? 60 से। लेकिन 60, 70, 80, 90, 100 एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा? 60, 70, 80, 90 और 100। लिख लिया सबने?
अच्छा, अब वाई एक्सिस पे क्या लेना है आपने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको सवाल में नहीं दी गई, आप खुद बना सकते हैं। कौन सी, लेस देन के मोर देन? लेस देन वाली बनानी है आपने। तो पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की, चौथी क्लास की और पांचवी क्लास की। सबको समझ आ गई? अच्छा जी, अब बच्चों पहली क्लास की हायर बाउंड्री कौन सी है? 60। 60 के सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। तो बच्चों डॉट ये लगेगा। सोचो जरा, ये डॉट है यहाँ पे। क्लास बाउंड्री कौन सी है? 60। और फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 5 है कि 6 है? सबको नजर आ रहा है? अच्छा जी। अब अगली बाउंड्री कौन सी है? 70। उसके सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12। तो बच्चों डॉट यहाँ पे लगेगा। सोचो 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 सोचो, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है? 12। समझ आ गई सबको? ओके जी। उसके बाद 80 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। अब बच्चों ये 24 है, तो 22 कहाँ पे होगा? थोड़ा सा नीचे होगा। फिर उसके बाद 90। 90 के सामने 28। ये बच्चों 30 है, तो 30 से थोड़ा सा नीचे होगा। समझ आ गया जी? अच्छा जी। और अब आखिरी बाउंड्री है 100। उसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 32। अब बच्चों ये 36 है, तो 32 कहाँ होगा फिर? ठीक है ना? ये 30 है और वो 36 है, बिल्कुल सेंटर में होगा। हाँ जी, तो समझ आ गई है? अच्छा, अब बच्चों कल की तरह इन तमाम डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और समझ आ गया सबको? इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, यार सबने नोट कर लिया? कोई मसला? अब जो ओजाइव है ना, उसका पूरा नाम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन का मतलब क्या है? क्लोज शेप। ऐसी है। अब पहली क्लास के पीछे अगर कोई क्लास होती तो उसकी बाउंड्री क्या होती? 40 से 50। फ्रीक्वेंसी क्या होती? 0। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती? 0। ये बात समझ आई? अगर बच्चे इसके पीछे क्लास होती तो 40 से 50 होती, फ्रीक्वेंसी 0, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या होती? 0 ही होती। अब इस क्लास की हायर बाउंड्री कौन सी है? 50। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। तो बच्चों यहाँ पे डॉट लगेगा। समझ आ गई सबको? अच्छा, तो बच्चों यहाँ से डॉटेड लाइन इसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर सबको? अच्छा, अगला पॉइंट, अगर 100 से आगे कोई क्लास होती
तो 100 से 110 होती, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती? 0। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती? 0। अकल, अकल, अगर फ्रीक्वेंसी 0 होती तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती? 0 हो जाती। 0 तो ना होती। सोच के सोच के सोच के, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसी चीज में माइनस होना है, क्या होना है? जमा हो सकता है, माइनस है। तो अगर आगे 15 क्लासेस भी बनाई जाए तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? और अन्य फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0 होगी। होते हो पुछन मैं की दें, फिर कहने से CHD करना आगे। हम तो चंगे पहले ब्रेन सर्जन बन रहे, ब्रेन ही कोई नहीं तो सर्जरी का नहीं करनी। हाँ नहीं, अगर 15 क्लासेस भी बनाई जाए तो उन 15 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या होती? 0। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती? वो 32 ही रहती। क्यों? लेकिन अगर उसमें सिर्फ कोई चीज जमा हो सकती है, तो अगर 0 आ रहा है अगली 15 क्लासेस में तो 0 जमा होता जाएगा, तो आंसर 32 ही आता जाएगा, माइनस कुछ नहीं होना। तो समझ लगिए। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 100 से आगे या 110 बना लें, 120, 300, 400, 500, 1 लाख भी बना लें बाउंड्रीज, ये 32 से नीचे कभी नहीं आनी। नहीं बात समझ आ रही? ये कभी 32 से 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब है ये आगे अगर हम देखें तो लाइन ऐसी चलती जाएगी, ये कभी 0 नहीं होगी। और समझ आ गया? नहीं समझ आई? ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों अब दो चीजों में से एक चीज हमने चूज करनी पड़ेगी। एक है असूल, एक क्या है? असूल। और दूसरा है प्रेजेंटेशन। असूल तो ये कहता है कि ये कभी 0 नहीं हो सकती। असूल क्या कह रहा है कि 32 से 0 कभी हो ही नहीं सकता, जितनी मर्जी क्लासेस बना लो, ये असूल है। प्रेजेंटेशन ये कहती है कि क्लोज शेप है तो क्लोज शेप होनी चाहिए। पॉलीगॉन का मतलब क्या है? क्लोज नहीं हो रही। अब इन दोनों में से एक चूज करना है, असूल को देखें कि प्रेजेंटेशन को देखें। आवाज नहीं आ रही, कुछ ही बोलो। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने खुद खुद कभी कोई असूल पे अमल नहीं किया। केड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अजीब लग रहा है ना? थोड़ा बहुत है, थोड़ा सोचो जरा। असूलन आप लोगों को ईशा के बाद सो जाना चाहिए। केड़ा अजीब लग रहा है वैसे, ये कैसी बात कर दी सर आपने? असूलन फजर के वक्त उठ जाना चाहिए है? ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे जो फजर के वक्त उठते थे? अबाओ अजदाद है? असूलन आपको सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है? कि ऐसी कौम भी थी जिसके पास मोबाइल नहीं था है? ये कैसे हो सकता? तो आप लोगों के मुंह से असूल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अब जलील हो रहे हैं तो लिहाजा दूसरी ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब पॉइंट ये बच्चों, असूलन तो ये नहीं हो सकता, सीधी सी बात। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रेजेंटेशन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंटेशन। तो जब आप डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, अगले बंदे को समझा रहे हैं, अगला बंदा फर्ज करे अनपढ़ है, उसको नहीं पता बात का, तो इतना तो वो गूगल से सर्च कर ही लेगा कि पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है। कर लेगा ना? गूगल से इतना उसको भी तो गूगल इस्तेमाल करना आता है कि नहीं आता? तो क्या यार एक मैंने गल दस, बड़ा तो सीए कीता है, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? सर ए मैनी साइड क्लोज शेप, गूगल से उसने भी देखा हुआ है। तो भाजा थोड़ी शेप तो क्लोज ही नहीं हुई, तो सीए करके आ गया सारे तो भाषण झाड़न, इन्हें पहले क्लोज दे कर। तो क्या हम उसको उस वक्त समझा सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 32 में कोई चीज माइनस नहीं हो सकती, वो 32 ही रहनी थी तो वो लाइन आगे ही जानी थी। तो चूंकि वो लाइन हम आगे बनाई ही नहीं हमने, तो फिर क्लोज भी नहीं कर सके। तो उसको असूल समझा सकते हैं। जैसे मैं आपको असूल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि फजर के वक्त उठना चाहिए। नहीं ना समझ आ रहा जो मैं कहना चाह रहा हूं? ऐसे ही है ना? असूल वाली बातें आप सुनने को तैयार है नहीं है, जब तक छितर ना पैजन कुदरत हो। छितरों का वेट हो रहा है, कुदरत की तरफ से आपको छितर पड़ेंगे, आप सीधे हो जाएंगे।
दुनिया में कोई बंदा आपको सीधा नहीं कर सकता। देख लो, 18-18 साल हो गए, सीधा कोई नहीं हुआ। माँ प्यो ने बड़ी कोशिश की थी, नहीं हुए। कुदरत का निजाम चलेगा, सब सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। तो माँ बाप ने आपको कुदरत के हवाले कर दिया है, तो हम तो पहले दिन से ही करके बैठे हुए हैं। हाँ भाई, तो बच्चों अब हमें दो चीजों में से एक चीज चूज करनी है। एक तो सूलन तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती। दूसरा प्रेजेंटेशन, कि जब आप ये डाटा किसी को प्रेजेंट कर रहे होगे ना, तो सबसे पहला एतराज वो आपके ऊपर यही करेगा कि भाईजान पॉलीगॉन तो क्लोज शेप होती है, इसको क्लोज करो। पॉइंट समझ आ गया? तो बच्चों उस वक्त मजबूरन फिर हमने प्रेजेंटेशन को चूंकि प्रीफर किया होगा, तो यहीं से परपेंडिकुलर नीचे ड्रा कर देंगे। क्या कर देंगे? हम 110 पे ड्रा करने की जरूरत है, हम इसको 110 पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर 110 पे लेके जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे 120 पे क्यों नहीं लेके गए। जितना 110 आपका चाहता है, 120 भी तो उतना ही हो सकता था ना। 110 पे लेके जाने का फायदा है कोई नहीं, क्योंकि वहां पे जीरो होना कोई नहीं, वहां पे भी 32 ही रहना, 120 में भी 32 ही रहना है। तो जब 110, 120, 130, 140 पे आंसर 32 ही आना है, तो 100 पे आप क्या कर रहे हो उसको। पॉइंट समझ आ गया? तो ये हमने को खुशी से नहीं किया, ये मजबूरन हमें करना पड़ा। ऐसा ना हो गया आप सोचो सर यहाँ पे 60 पे भी क्लोज कर देते, अब 50 पे क्यों गए? तो 50 पे क्यों गए? 50 पे जीरो हो गया था। पॉइंट समझ आ गया कि सर अगर परपेंडिकुलर ही ड्रा करना है तो साथ में भी कर लेते। तो पिछले वाले जो पॉलीगॉन आपने पढ़ा था, इसमें भी आप 55 और 95 पे कर रहे थे, 45 और 105 पे क्यों गए? वहां पे वो जीरो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जीरो हो नहीं रहा था, इसलिए परपेंडिकुलर ड्रा। अल्लाह जी समझ आ गई सबको? अच्छा जी। अब बच्चों ग्राफ तो हमारे खत्म हो गए, उसके बाद क्या चीज शुरू हो गई है? चार्ट। और चार्ट में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट, यहां तक की बात हो लगी। अब ये याद रखिएगा बच्चों, सिंपल बार चार्ट में कोई भी चीज चार्ट में समझने से पहले ये हमें समझना जरूरी है कि ग्राफ और चार्ट में फर्क क्या होता है। तो ग्राफ में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, और चार्ट में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? मुझे याद रखना कि चार्ट उस वक्त बनता है जब आपके पास जो डाटा होता है वो टाइम वाइज होता है या इलाका वाइज होता है। मतलब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये शहर, सिटीज कह लें, प्रोविंस कह लें, कंट्रीज कह लें, या सादल फाजूल में उसको हम कहते हैं टेरिटरी। क्या कहते हैं? टेरिटरी का मतलब क्या होता है? एक पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा जहां पे लोग रहते हैं। पॉइंट समझ आ गया सबको? तो अगर डाटा आपको क्रोनोलॉजिकल दिया जाए, क्रोनोलॉजिकल से क्या मुराद है? क्रोनोलॉजिकल ऐसा डाटा जो टाइम के सीक्वेंस के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाए, उसको क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल। जैसे वेदर है, मौसम का हाल है, मौसम का हाल क्या दिनों के हिसाब से रिकॉर्ड होता है? नहीं, टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। ऐसी है ना कि 8 बजे टेम्परेचर क्या होगा, 8:30 बजे क्या होगा, 9 बजे क्या होगा, 9:30 बजे क्या होगा। ये जो डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये किस तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयार किया जा रहा है। तो समझ आ गई सबको? तो अगर आपका डाटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो या टेरिटोरियल ऑर्डर में हो, तो उस वक्त ग्राफ जो है वो नहीं बनाते, उस वक्त क्या बनाते हैं? चार्ट बनाते हैं। अब उन चार्ट में से पहला चार्ट कौन सा जी? सिंपल बार चार्ट। तो सिंपल बार चार्ट कब बनेगा उसकी थोड़ी सी डिटेल बता दी गई है कि व्हेन ओनली वन वेरिएबल इज गिवन। जब सवाल में क्या होगा? सिर्फ एक वेरिएबल होगा। मतलब अगर दो होंगे तो फिर ये नहीं बनेगा, अगर तीन वेरिएबल होंगे तो ये नहीं बनेगा। ये कब बनेगा? जब सिर्फ एक वेरिएबल हो। समझ आई बात? अच्छा, फिर उस वेरिएबल की क्लासेस भी एक ही होंगी।
मतलब उस वेरिएबल की 2-3 क्लासेस नहीं होंगी, तो समझ आ गया? तो वेरिएबल की एक ही क्लास होगी, दूसरी तीसरी चौथी कोई क्लास नहीं होगी। तो उस वक्त बनेगा सिंपल बार चार्ट। डाटा नोट कर ले बच्चों। एक गांव है, कस्बा है या शहर है, आप समझ लें जो समझना है, उसका डाटा दिया हुआ है आपको 2019, 20, 21 और 22 का। कौन सा डाटा दिया हुआ बच्चों? इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, 21, 22, 23, 24 का डाटा दिया। 2021 में पॉपुलेशन कितनी थी? 10,000। 22 में, 23 में, 24 में। अच्छा, अब बच्चों आपको डाटा किस सीक्वेंस में दिया गया है? टाइम वाइज दिया गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया। लॉजिक समझ आ रही है? अच्छा, अब आपको पता है बच्चों, आपका ग्राफ हो या चार्ट हो, शुरू जीरो से ही होगा। अगर यह आबादी 10,000 है तो कभी तो जीरो होगी कि नहीं? या माइनस में भी होगी? आबादी माइनस में नहीं हो सकती। मिनिमम क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। नहीं समझ आ रही? अच्छा जी, तो अगर हमने बच्चों इसको जीरो से शुरू करना है ग्राफ को, तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करने पड़ेंगे। मुझे बताओ, फर्ज करें जी वाई एक्सिस में आपके पास 4 डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? तो एक डब्बा कितने डिजिट का होगा? हाँ जी, 5 क्या? 5,000 का। वाई एक्सिस पे हमने आबादी लिखनी है। वाई एक्सिस पे क्या लिखना है? आबादी मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? 18 तक। तो 18 को कवर करना ना हमने, कि 15 तक जाए? 18 तक जाना। तो बच्चों आपके पास डब्बे हैं 4, तो हर डब्बा कितने यूनिट्स का रखें? 5 का रख लेंगे। 5, 10, 15, 20, 18 कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो समझ आएगी सबको बात? अगला पॉइंट, एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस में भी जीरो से अगर शुरू करते हैं, तो बच्चों टाइम जीरो कब हुआ था ये तो हमें पता ही नहीं। तो पता है ना जीरो से क्या मुराद है? टाइम जीरो कब था हिस्ट्री में? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। तो ये 2021 कहाँ से आया? तो कितों चले है? फिरौन के जमाने से। ये 2021 का मतलब क्या है? ये कहाँ से शुरू हुआ टाइम है? तो कितों शुरू है? जब से अमेरिका पैदा हुआ। हाँ, पता नहीं। अब बोलो तो सही। कुछ नहीं पता। सुमुन बुकमुन, ये वो कौम है जिसने फ्यूचर संभालना है। इन्ना नहीं पता था। गूगल ने दुनिया की हर शायद सर्च मारी हुई है। टाइम का नहीं था पता कि 2021 क्या है। हाँ, ये मौलवी जो 1400 साल करते रहते हैं वो क्या है फिर? ये तो 2021 और चीज चल रही है। ये तो 2000 साल ईस्वी से क्या मुराद है? हजरत ईसा की पैदाइश? पता नहीं, ये तो सोचा ही नहीं।
पता ही नहीं ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਬੜਾ 100 ਨੰਬਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ब्रेन सर्जन बन रहे थे 2 महीने पहले अपना ब्रेन काम नहीं कर रहा जब आपने फॉर्म्स में जाना ना कैफ क्वालिफाई करने के बाद तो वहां पे उन्होंने आपसे जनरल नॉलेज के सवाल पूछने तो जरा जनरल नॉलेज थोड़ा है ही नहीं ठीक है जी तो बहुत बड़े बड़े कैफ के इंटेलिजेंट तरीन बच्चे जिन्होंने पूरा कैफ 1 साल में पास किया था ना तो जनरल नॉलेज का टेस्ट देने के तो फेल हो गए क्योंकि जनरल नॉलेज उनको पता ही नहीं सिर्फ इतना पता है कि पाकिस्तानी टीम से फलां फलां बंदे नहीं खेलना चाहिए फलां फलां बंदा इस काबिल ही नहीं है तो तुसी किस काबिल हो कच्ची पक्की से भी पहले आप जो है इस्लामी तालीमात हासिल कर जब आप स्कूल में भी नहीं ना गए थे तब से इस्लामी तालीमात हासिल कर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल दे हो गए पूछ रहा 2021 की होता पता नहीं हाँ है ही नहीं पता खैर ईसा की पैदाइश से ये नंबर शुरू हुआ है कि उनके दुनिया में जाने के बाद ये नंबर शुरू हुआ है किसी ने नहीं पता पैदाइश भी शुरू हुआ है चलो लोड़ो लोड़ो एक दूसरे सिर पाड़ दो एक होता है BC एक होता है AD ये भी गलत बताएंगे आप ये ला दें थोड़े AD हिजरी होता है चलो जी नया नया नॉलेज आ रहा है आज इसका मतलब है 2021 के साथ AD लिखना चाहिए AD नो आफ्टर डेथ कह रहे थे और BC का मतलब क्या है ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਬ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ अच्छा बहरहाल 2021 में पॉपुलेशन कितनी है 10,000 अब हमने जीरो से ही इधर शुरू किया तो जीरो से ही इधर शुरू करें ऐसी है अब टाइम जीरो कब था हमें कोई नहीं पता फॉर द टाइम बिंग अगला पॉइंट क्या बच्चों 2021 एक छोटा साल और 2022 एक बड़ा साल है ऐसी है इनमें कोई छोटा साल कोई बड़ा साल नहीं है ऊपर जो हमने ग्राफ पढ़ा था उसमें हम समझते थे कि 50 से 60 छोटी वैल्यू है 60 से 70 वाली बड़ी वैल्यू है ऐसी है ना जिसके 5 नंबर आए हैं जिसके 15 नंबर आए हैं दोनों बराबर है नहीं लेकिन 2005 और 2015 बराबर है नहीं समझ आ रही बात इन नंबर में से कोई भी नंबर बड़ा या कोई भी नंबर छोटा नहीं है मार्क्स बड़े या छोटे हो सकते हैं साल बड़े या छोटे नहीं हो सकते अब ये न चवल मारना सर वो लीव ईयर भी आता है ठीक है वो लीप ईयर सालों में मसला नहीं है तो साइंसदानों को उस एक दिन की समझ नहीं आती वो क्या करे तो 4 साल बाद किसी एक साल में वो दिन डाल देते हैं हालांकि हकीकत में वो दिन बनता नहीं है तो समझ आ रही है ना कि साल कैसे काउंट होता है और बोलो तो सही साल का कैसे काउंट होता है? वो साल कैसे मैयर होता है जब जमीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है और वो चक्कर एग्जैक्ट 365 दिनों में मुकम्मल नहीं होता क्या एग्जैक्ट 6 घंटे हैं एग्जैक्ट 6 घंटे भी नहीं है समझ आ रही है जी अब बोलो तो सही तो 365 दिन 6 घंटे और कुछ मिनट बनते हैं वो कुछ मिनट भी कई साल इकट्ठे होने के बाद एक दिन बन जाते हैं
तो उस वक्त फरवरी का महीना 30 दिनों का होता है। तुझे पता है अपनी जिंदगी च वेख्या कि नहीं वेख्या, लेकिन गुजर चुका आपकी जिंदगी में, आपको पता ही नहीं। हैरानगी हो रही है ना। तो ये साइंसदानों के कमाल है। हकीकत में कोई साल बड़ा या छोटा नहीं होता, वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उनको। 6-6 घंटे 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, तो वो एक दिन वो किसी ना किसी साल में फरवरी में डाल देते हैं। लेकिन वो जो मिनट थे ना, वो मिनट भी इकट्ठे हो के ना एक दिन बन गया था। तो उस साल में फिर फरवरी का महीना 30 दिनों का हो गया था। तो समझ आई है। तो ये करिश्मे साइंसदानों के हैं। अदरवाइज हकीकत में कोई भी साल बड़ा या कोई भी साल छोटा नहीं होता। फरवरी क्या कैसे हो सकता है? ये तो साइंसदानों ने पूछो, उन्होंने बनाया, मैं थोड़ी बनाया। नहीं समझ आई। जरा सर्च करना घर जाके, क्या फरवरी वाकई 30 दिनों का हुआ था? गूगल हफिज़हुल्लाह ताला चंगा इस्तेमाल करो दा। ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट। अब यहाँ पे बच्चों हम कट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कट लगाने का फायदा कोई नहीं। क्यों बोला? क्योंकि भाईजान 2021 और 2022 में कोई छोटा साल कोई बड़ा साल, अगर 50 से 60, 60 से 70 लिखना होता तो हमें पता होता 0 एक छोटी वैल्यू है, 50 एक बड़ी वैल्यू है, बीच में डाटा कोई नहीं, कट लगा दो। यहाँ पे तो कोई वैल्यू बड़ी कोई वैल्यू छोटी नहीं है। तो जैसे हम ग्राफ में कट लगाया करते थे, चार्ट में कट लगाने की जरूरत नहीं। नहीं समझ आता? ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगला पॉइंट। 2021 हम क्लास बाउंड्री में देखते थे कि जहां पे पहली क्लास खत्म हुई है ना, वहीं से दूसरी क्लास शुरू करते थे, ऐसे ही ना। 60 पे पिछली क्लास खत्म हुई है, 60 से अगली क्लास शुरू हुई है, तो उनकी बाउंड्रीज बिल्कुल साथ साथ होती थी। यहाँ पे दो कॉलम वगैरह बनाएंगे 21 का और 22 का, इनको साथ साथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं। समझ आ गया है? तो बोलो तो सही। 2021 में कितनी बात है? 10,000। तो 2021 में हाइट देखो कहां तक जाएगी? 10,000 तक। 22 में कितनी बात है? हाइट कहां तक जाएगी? 23 में कितनी बात है? हाइट कहां तक जाएगी? 24 में कितनी बात है? तो हाइट कहां तक जाएगी? अब यहाँ पे जो चीज नोट करनी है वो ये है कि इन तमाम ब्लॉक की जो आपने विड्थ रखनी है ना, वो सेम होनी चाहिए। विड्थ क्या होनी चाहिए? अगर पहले की 1 सेंटीमीटर रखी है तो बाकी तीन भी क्या रखेंगे? अगर आपने किसी एक की 2 सेंटीमीटर कर दी तो देखने वाला कंफ्यूज हो रहेगा, वो समझेगा कि पता नहीं यहाँ पे 2 सालों का डाटा इकट्ठा उसने ले लिया। तो समझ आ गया है? या कहीं पर अगर आपने 0.5 सेंटीमीटर ले ली विड्थ, तो अगला देखने वाला ये समझेगा कि शायद 6 महीनों का डाटा लिया, बाकी 6 महीनों का नहीं लिया। समझ आ गया है? तो आपने विड्थ क्या रखनी है? सेम। और इन दो ब्लॉक के दरमियान जो डिस्टेंस हो रखेंगे, अगर तो रखा है, तो डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? सेम। अगर डिस्टेंस आपने ज्यादा कम कर दिया तो देखने वाला ये समझेगा कि एक आधा साल बीच में इसने मिस करके उसके बाद का डाटा लिया। तो समझ आ गई बात? तो दो बातों का ध्यान रखना। हजम शुद्ध ना लो, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा जी, अब दूसरा चार्ट है बच्चों, कंपोनेंट बार चार्ट। कौन सा बार चार्ट है जी? कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट में और सिंपल बार चार्ट में क्या फर्क है, पहले हम ये क्लियर करें। सिंपल बार चार्ट में हमने क्या पढ़ा था? एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की क्लास भी एक ही होगी। अब यहां पे उसने कहा वेरिएबल तो एक ही होगा। वेरिएबल क्या होगा? यहां पे भी एक ही होगा जैसे सिंपल बार चार्ट में था, लेकिन उस वेरिएबल की दो या दो से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं। वेरिएबल एक ही होगा,
लेकिन क्लासेस 2 या 2 से ज्यादा हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चों आपको डाटा किस लिहाज से दिया गया है? सिटीज के लिहाज से दिया गया। क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है? नहीं। कौन सा है? टेरिटोरियल है। ग्राफ तो अब भी हम जीरो से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? लेकिन जीरो के बाद कट लगा के लाहौर लिखेंगे। बोलो 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 बोलो। कट लगा सकते हैं यहाँ पे? क्या जीरो है? इन्हें जो सी 1,500 शहर मिस किए ने, फिर उस तो बाद लाहौर आया। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यहाँ पे कट लगाने का फायदा नहीं। अच्छा जी, अब लाहौर में जो पॉपुलेशन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है। कैसे? कौन कौन सी? एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड। एजुकेटेड कितने हैं? 6। अनएजुकेटेड? क्या इन दोनों को जमा किया जा सकता है? क्या आंसर आएगा? कि 10 का क्या मतलब है? कि टोटल पॉपुलेशन 10,000। तो बच्चों पॉपुलेशन के 2 टोटे हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते? अब वेरिएबल एक ही है। कौन सा? पॉपुलेशन। तो फिर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड क्या है? ये उस एक वेरिएबल की डिफरेंट कैटेगरीज है। नहीं समझे? सिंपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट में फर्क समझ आ गया सबको? डाटा नोट कर ले शाबाश। यार वो जरा फहीम को बुलाई। और चीते और पीछे उसको लाई जरा। फहीम को बुला। हाँ भाई। तो नोट कर लिया सबने? अब बच्चों मुझे बताओ। अच्छा जी, अब बच्चों लाहौर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10,000। हमने टोटल पॉपुलेशन को देख के स्केल बनाना है। टोटल पॉपुलेशन में कहां तक जाना है? अक्खा खोलो अक्खा खोलो। 18,000 तक जाना है। हमारे पास 4 डब्बे हैं। स्केल कौन सा बनाएंगे? 5,000। तो रही 5, 10, 15, 20। अगला पॉइंट। लाहौर में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे लाहौर। और जो ब्लॉक बनाएंगे उसकी हाइट कहां तक रखेंगे? 10,000 तक। ये बात सबको समझ आएगी? अच्छा, अब 10,000 में एजुकेटेड पर्सन कितने हैं और अनएजुकेटेड? अब 10,000 के टोटे करेंगे। समझ आ रही है? अनएजुकेटेड वाला हिस्सा कितना होगा बच्चों? 6,000। नीचे, हाँ, नीचे वाला हिस्सा किस चीज का होगा? एजुकेटेड का। वो कितना होगा? 6,000 का। और 6,000 से ऊपर वो ऑटोमेटिकली 4 होगा या सोचना पड़ेगा? वो कैसे 4 होगा? टोटल हाइट उसकी 10 थी। टोटल हाइट क्या थी? 10,000। 10 में से नीचे वाला हिस्सा क्या है? 6। तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली 4,000 का होगा ना? नहीं समझ आ रही? इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन क्या है? 12,000। तो जब हाइट बनाएंगे उसकी कहां तक लेके जाएंगे? 12,000 तक। उसमें से एजुकेटेड और अनएजुकेटेड।
तो क्लियर है। तो बच्चों एजुकेटेड वाले बंदों का पोर्शन कितना होगा? 8,000 का। और एजुकेटेड वालों का 4,000। फिर मुल्तान की टोटल आबादी, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, समझ आई बात? फिर कराची की टोटल आबादी, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। तो बच्चों आपको पता है ग्राफ में कुछ हम वो स्केल भी बना के दिखाते हैं, साथ शेड भी बना के दिखाते हैं कि ब्लैक शेड का मतलब क्या है अनएजुकेटेड, रेड का मतलब क्या है एजुकेटेड। तो समझ आ गई बात? ये नोट कर लिया सबने? अब उसके बाद है बच्चों मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट में क्या होगा कि आपको वेरिएबल ही दो दिए जाएंगे। अब की बार एक वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल कितने होंगे? दो या दो से ज्यादा। अब कैसे पता चलेगा कि एक वेरिएबल है और दो उसकी कैटेगरीज हैं या वेरिएबल ही दो है? बच्चों अगर एक वेरिएबल हो उसकी कैटेगरीज दो हो तो उनको हम जमा कर सकते हैं। एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन को क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं। ये बात में लगी है। और अगर वेरिएबल ही दो हो तो उनको जमा नहीं कर सकते। तो बचपन की बातें याद हैं तो बोलो तो सही। क्या बच्चों 2x में 3y को जमा करके 5xy लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? ये वेरिएबल ही डिफरेंट है। जबकि 2x में 3x जमा हो सकता है। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? तो वेरिएबल अगर एक है तो कैटेगरीज आपस में क्या हो सकती हैं? जमा। लेकिन वेरिएबल ही दो डिफरेंट हो गए तो वो आपस में जमा नहीं हो सकती। अब देखो लाहौर में किसी एक साल में या किसी एक महीने की बात करें 6,000 डेथ हुई है, बर्थ हुई है कितनी? 6,000। और डेथ कितनी हुई है? तो क्या बच्चों इन दोनों का अगर मैं जमा करूं आंसर आएगा 10,000। तो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस 10,000 का मतलब क्या है? जमा कर दिया हमने पकड़ के 6 और 4 10। ये 10,000 को दुनिया का कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता है क्या है? तो कर सकता है कि 10,000 क्या हुआ है? नहीं समझ आ रही किसी को? क्लियर? हम ये बता सकते हैं कि 6,000 क्या हुई है बर्थ और 4,000 क्या हुई है डेथ। इन दोनों को जमा करके 10,000 अगर लिख लेंगे तो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि 10,000 क्या है। समझ आइए? ये वेरिएबल आपस में कभी जमा नहीं हो सकते। अच्छा जी। वंस अगेन अब चूंकि इनको बच्चों हम जमा नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? तो अब हमने वाई एक्सिस में मैक्सिमम किस वैल्यू को कवर करना है? किसको कवर करना है? 8,000 को देखना है बस। और समझ आ गई बात? डब्बे हमारे पास चार है। स्केल कौन सा बनाएंगे? 2,000, 2,000, 4,000, 6,000 और 8,000। तो क्लियर शुद्ध? ठीक है जी बच्चों। अब लाहौर में बच्चों
चूंकि इन दोनों को जमा नहीं कर सकते, तो अब लाहौर के कॉलम में दो कॉलम बनेंगे, क्योंकि इनको जमा नहीं कर सकते। तो बर्थ वाला अलहदा बनेगा और डेथ वाला, बर्थ वाले की हाइट क्या होगी 6000 और डेथ वाली की हाइट क्या होगी 4000। लॉजिक समझ आ गया? फिर थोड़ा सा गैप रखेंगे, फिर कराची, फिर थोड़ा सा गैप रखेंगे, फिर इस्लामाबाद, फिर थोड़ा सा गैप रखेंगे, फिर मुल्तान। हाँ भाई, तो लिख लिया सबने, नोट कर लिया, ग्राफ सारा लिख लिया, कोई चीज मिस तो नहीं है? आगे चले, चलो 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 शाबाश। बच्चों आपको पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, किसी ने ओपन करके देखा भी है? तो फिर भी खोते को हमको लगे नोट करने, हालांकि सारा कुछ मौजूद है थोड़े को। पता ही नहीं लोगों को, क्या पता है? बताया किसी ने आपको? है पता है? जिंदगी इतनी आसान हुई पड़ी है, लेकिन तुम अपनी हथी मुश्किल की थी। तो सारे लेक्चर नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये जो रजिस्टर पे आप नोट कर रहे हो ना, ये आखिरी महीने में आपको मिलना ही नहीं, लिखा कितने सी पता ना आपको? क्योंकि छोटे भाई ने वो सफा पाड़ के जहाज बना दिया होगा तब तक उसका, आखिर में जवाब देर हो गया यार कितने क्या मल्टीपल बार चार्ट। और ये भी याद नहीं आ रहा होना कि रजिस्टर था कौन सा। इन्हें तो रजिस्टर ने 5 सब्जेक्ट ने, तो क्यूएम च कल्ले ते 4-5 रजिस्टर लग गए थे, लब दे रो बैग। समझ रही है? अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि नोट ना करना, नोट करते रहो, दिल को तसल्ली देते रहो कि मैंने अपने हाथों से लिखा था। और ठीक है, चलो भाई नोट कर लिया सबने? अब बच्चों हमारा आखिरी चार्ट है पाई चार्ट। कौन सा? पाई चार्ट। अब पाई के वर्ड से क्या चीज दिमाग में आती है? पाई नहीं, पाई जब वर्ड पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या चीज दिमाग में आती है? पता नहीं क्या आता है दिमाग में। और पाई किस रेफरेंस से पढ़ा था आपने? और किस टॉपिक में पाई पढ़ा था? बड़ा सत्य ही नाम है। ये पाई का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? एंगल किस चीज का? और कादा एंगल, तो कौन का एंगल? सर्कल का। ये थोड़े ला आपने कसम, पाई पाई वो थोड़ी सी ना बेड़ा गर्क किया है। और जो चीज पढ़ी है जहां पे पढ़ी वो याद नहीं आ रही कि पाई कहाँ पे पड़ी थी यार, पाई कहाँ पड़ी थी? रेक्टेंगल में पड़ी थी पाई। ये जो पाई का कंसेप्ट है निकला कहाँ से था? ये किस सर्कल से निकला था, याद है ना? अच्छा पाई होता क्या है? किस चीज का एंगल होता है? फिर आ जाएगा घुम घुमा के एंगल, बड़े बड़े इंजीनियर बैठे ने तो पाई के विचों एंगल कढ़न देने, दौर फिटे हाल ही थोड़े। हाँ जी, व्हाट इज पाई? ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है जरा समझाएं। और कभी गूगल का चंगा इस्तेमाल किया होंगे, किताबें तो नहीं पढ़िया, लेकिन गूगल ही चंगा इस्तेमाल कर लो। रेडियन बाद जो पढ़ा। हाँ जी, व्हाट इज पाई? कैसे निकलता है ये? और कैसे निकलता है, मैयर कैसे होता है? ब्रेन सर्जन बन रहे हैं।
अपना ब्रेन काम नहीं कर रहा है, दूसरे ने ब्रेन सेट करने से। व्हाट इज ए पाई? ये जो 22/7 या 3.14 आपने पढ़ा था, ये निकला कैसे? ये 22 क्या है, 7 क्या है? वो कख नहीं पता। अब ये ना कहना कि सर ये आपने पढ़ाया ही नहीं हमें, तो हम इसका जवाब क्या दें? ये पाई की वैल्यू वो है जो आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में आपने बड़ी डिटेल में डिस्कस भी की होगी, कहानी भी पूरी सुनी होगी, कख याद नहीं। हाँ नहीं, ये 22/7 किस चीज का नाम है? ये 22 क्या है, 7 क्या है, डिवाइड क्यों हो रहा है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? तो कभी कभी फील होता है कि यार असि की कीता पूरी जिंदगी, 18 साल असि कितने बर्बाद किए। छोटी छोटी गल्ला, मतलब बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। काश अब घर में जाके छोटे भाई बहन भाइयों को पूछे तो वो आपको बता दे यार भाई इंज कढ़िया से, तो शर्मिंदा हो गए यार, चेक करो सारे खानदान में मशहूर किया वो बच्चा सीए कर रहा है। तो सिर्फ थोड़े को पूछ रहे कि व्हाट इज पाई। अद्धा घंटा जलील होने तो बाद तुम्हें समझ आई कि व्हाट इज पाई। ये हालात ने, हालांकि पढ़ा है सबने। क्या होता है कि वो जो सर्कल होता है ना, उसका बाहर का जो क्या होता है, वो टोटल एरिया जो आप बाहर का मेजर करते हैं किसी धागे से, और उसको डिवाइड करते हैं किससे, डायामीटर से। ए हालात ने, जो कौम खुद जलील होने के बाद अकल करे, उस कौम को ये हक मिलता है कि वो अपनी टीम को जलील करे। तो टीम ही तो ही कर रही है। जब आपको अकल जलील होने के बाद आती है तो उनको भी तो अकल जलील होने के बाद ही आनी है। नहीं आनी तो ही नहीं आनी फिर। और बाबर आजम क्या अफगानिस्तान से पैदा हुआ था? वो कौन है बाबर आजम? और लाहौर से है। ऐसे ही है नसीम शाह, इथोपिया से आया है। कहां से आया है? पाकिस्तान से। रिजवान युगांडा से। कहां से है? और थोड़े भी चाहिए सारे कि नहीं? तो तुम अपने ला चेक कर लो। इज्तमाही तौर पर की बेड़ा गर्क होया था। गल्लां उन्होंने कर दे, इन्होंने खेलना नहीं आता, और ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ना आता है। ਤੁਸੀਂ अपनी कैपेसिटी दसो ना की आता ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, तो बच्चों जब पाई चार्ट पढ़ेंगे ना तो दिमाग में सर्कल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब यहाँ पे कोई वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह का ग्राफ नहीं बनेगा, ये सर्कल की सूरत में एक ग्राफ बनाएंगे हम। क्या ये बात समझ आएगी सबको? अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, पाई चार्ट में एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होगा? एक। लेकिन उसकी कैटेगरीज बहुत ज्यादा होंगी, तो 10-11 कैटेगरीज होंगी। अब ऐसा ग्राफ या चार्ट जिसमें एक वेरिएबल हो, उसकी कैटेगरी ज्यादा हो, कौन सा बन सकता है इसके अलावा? वेरिएबल एक हो, उसकी कैटेगरी ज्यादा हो, कंपोनेंट बार चार्ट। अगर आप पाई चार्ट नहीं बनाना चाहते तो दूसरा जो चार्ट बना सकते हैं वो कौन सा है? कंपोनेंट बार चार्ट। लेकिन वो हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि एक ही लाइन बननी है, फिर पूरे ग्राफ में लाइन एक ही बनेगी। तो चूंकि उसकी सिर्फ एक ही लाइन बननी, दूसरी लाइन बनने की मौका ही नहीं आना। यहाँ पे कौन सा डाटा? लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची के हिसाब से एक ही बंदे का डाटा है। तो कंपोनेंट बार चार्ट बनाएंगे तो एक ही बार बनेगी, इसलिए उससे ज्यादा सूटेबल ये है कि हम क्या कर लें, पाई चार्ट बना लें, ताकि थोड़ा सा एरिया तो ज्यादा कवर कर ले, ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को बात तो समझ आ जाए। क्योंकि मकसद हमारा प्रेजेंटेशन है, गोले बनाना मकसद नहीं है। अच्छा, अब इसमें डाटा किस तरह का आपको दिया जाएगा? आपसे कहा जाएगा कि मिस्टर अहमद नामी एक बंदा है, और वो साल में कितने पैसे, एक महीने में कितने पैसे कमा रहा है? 1 लाख रुपए उसकी सैलरी। 1 लाख रुपए क्या जी? सैलरी। अच्छा जी, वो बंदा महीने में खुराक के ऊपर कितना पैसा खर्च कर देता है? 20,000। रेंट कितना देता है? 10,000। फीसों के ऊपर कितना खर्चा आता है? 20,000। मेडिसिन पे कितना खर्चा आता है? कपड़ों पे कितना खर्चा आता है? तो बाकी 20,000 बचा लेता है। तो टोटल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 लाख। लॉजिक समझ आ गया? अच्छा, अब उसकी टोटल सैलरी कितनी है? 1 लाख। खुराक पे कितना खर्चा करता है वो? 20,000। अगर मैं आपको कहूं कि ये परसेंटेज निकालें कि टोटल सैलरी का कितना % वो खा जाता है, परसेंटेज निकाल लेंगे? परसेंटेज का फार्मूला क्या है?
पता नहीं है, किसको किस पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। बचपन में बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा था, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई, ये फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उन्हें ना कहना शुरू कर सर मैं प्री मेडिकल से हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, इसका प्री मेडिकल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये बातें हो रही हैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, बल्कि 7वीं से भी बहुत पहले की बात आ रही है। रेशियो प्रोपोर्शन कब पढ़ना शुरू कर दी थी, तीसरी चौथी पढ़नी शुरू कर दी थी कि 1 दर्जन अंडे कितने होते हैं, 12। तो बताएं 3 दर्जन अंडे कितने होंगे, पता नहीं, हूँ सोची पै गए, चेक करो। वो जायदादों वाले सवाल पढ़े थे जिसमें आप बहनों का हिस्सा खाए थे, भाई का हिस्सा कितना होता है 2, और बहन का कोई भी नहीं। प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता है, किताबों में जो मर्जी लिखा हो। और जायदादों वाले सवाल किए थे ना, तो उसमें रेशो ही इस्तेमाल की थी आपने, 1/2 और 1/3, याद करो याद करो। तो ठीक है, तो बच्चों रेशो या परसेंटेज का फार्मूला क्या है, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल। अगर पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो ये रेशो है, लेकिन अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज बन जाएगी। अभी हमने को नई बात तो आज तक की नहीं है, ये सारी बातें वो है जो मैट्रिक में पढ़ी है आपने। पॉइंट समझ आ रहा है। वो मेडिकल इंजीनियरिंग वाले फटे तो अभी शुरू ही नहीं हुए। हाँ, जब मैं डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो फिर मेडिकल वाले मुंह अड़ के देख रहे होंगे, ऐ क्यों हो रहा है। इंजीनियर कह रहे होंगे सर सानू पता है असं की करना। इस वक्त मेडिकल वाले और इंजीनियर सारे बराबर हैं, किसी को भी रेशो नहीं आती। ठीक है जी, किसने कहा मुझे आती, उन अगले सवाल में तेरे को नहीं पूछने, देखी जा तू बस रेडी रह। अच्छा जी, अब फूड कितने परसेंट बनती है बच्चों टोटल सैलरी का, 20%। सबको समझ आ गई है कैसे, 20 डिवाइडेड बाय रेंट कितना पे करता है, टोटल सैलरी का कितने परसेंट बनता है, 10%। फीस के ऊपर कितना खर्चा करता है, टोटल सैलरी का कितना बनता है। मेडिसिन पे कितना खर्चा हो रहा है, टोटल सैलरी का कितने परसेंट है। कपड़ों पे कितना खर्चा हो रहा है, टोटल सैलरी का कितने परसेंट है। ये परसेंटेज समझ आ गई। इन तमाम परसेंटेज को टोटल करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 100% आना चाहिए। हजम शुद्ध। अच्छा, अब मसला ये है बच्चों, अगर आप इस डाटा को पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पाई चार्ट के 100 टोटे नहीं होते। पाई चार्ट के 100 टोटे, पाई चार्ट में क्या होता है, डिग्रीज होती है, और डिग्रीज टोटल कितनी होती हैं, 360। अगर आप इस डाटा को, ये फूड रेंट फीस मेडिसिन क्लोथिंग को अगर आप पाई चार्ट में प्रेजेंट करना चाहते हो ना, तो परसेंटेजेस नहीं चाहिए, डिग्रीज चाहिए। अब फूड की डिग्रीज बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, डिग्रीज। वो कैसे बनाएंगे, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई। अकल आ गई। तो पार्ट मतलब फूड है 20,000, टोटल है सैलरी 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 360, क्या आंसर आएगा, 72 डिग्री। और समझ आ गई है। रेंट 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 360 इज इक्वल टू 36 डिग्री। हजम शुद्ध। फीस 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय डिग्रीज 72। ठीक है जी। मेडिसन 10,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय कितनी डिग्री आएंगी, 36, एंड सो ऑन। बाकी कर लेंगे। अब बच्चों आगे जरा सुनिएगा, आपको पता है ये सर्कल तो आपने बना लिया,
अब बच्चे सर्कल शुरू कहाँ से होगा? जीरो तो शुरू होगा ना, ऐसी है। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं ये लाइन लगाऊं तो ये 90 डिग्री बनती है, इतना तो पता ही ना, परपेंडिकुलर। तो हमने 90 पे तो नहीं जाना, हमने कहाँ पे जाना है? वो खोते हो, हालात चेक कर लो, देखो 10 समय अक्ल दिमाग तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। सबसे पहले डिग्री हमने निकाली कौन सी है? 72। तो बच्चों अगर ये 90 है तो 72 यहाँ पे कहीं पे होगा। सोचो 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 सोचो, यहीं पे होगा ना? और 90 से पहले आएगा कि बाद में? पहले आएगा। अगली जो रेंट की डिग्री है वो कितनी है? 36, ऐसे ही है। तो बच्चों ये यहाँ पे 36 होगा। ये 36 जीरो से शुरू नहीं होना, ये 72 से आगे शुरू होना है। नहीं समझ आ रही? तो इसका मतलब बच्चों आपको फिर क्यूमुलेटिव एंगल निकालना जाना चाहिए। पहली कितनी डिग्री थी? 72। अगली 36 थी, लेकिन 36 में 72 क्या कर लें, जमा कर ले तो आंसर क्या रहेगा? 108। अब जरा सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं बच्चों यहाँ पे लाइन लगाऊं तो ये कितने डिग्री बनता है? हमें 90 से ऊपर जाना, थोड़ा सा ऐसे ही है। तो बोलो तो सही। अप्रोक्सीमेट ये होगा 108 डिग्री, ऐसी है। तो समझ आई सबको? ये फूड कितने परसेंट है बच्चों? 20%। और रेंट कितने परसेंट है? 10%। तो यहाँ भी लिखेंगे बच्चों 72 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? समझ आ गई सबको? उसके बाद नेक्स्ट क्या था? फीस। फीस की डिग्री कितनी बनती है? 72। तो बच्चों 108 में 72 जमा करें तो 180 यहाँ पे आएगा। और फीस भी बनती है 20%, ऐसी है। अगला पॉइंट, मेडिसन। मेडिसन की कितनी डिग्री है? 36। लेकिन टोटल एंगल में जमा करेंगे तो 216 बच्चों यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ऐसी है। फिर उसके बाद क्या है? क्लोथिंग। उसकी कितनी डिग्री बनती है? 72। टोटल में जमा करेंगे तो 288। और सेविंग की फिर 360 डिग्री। ये बात समझ आएगी सबको? इस तरीके से सारा डाटा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेडिसन है जी 10%, क्लोथिंग है 20%, और सेविंग भी क्या है? 20। परसेंटेज में भी लिख दिया और डिग्री में भी आ गया। समझ आ गया? अगर हम इसको कंपेयर बार चार्ट में शो करते तो एक ही कॉलम बनता, दूसरा बनने की नौबत ही ना आती, क्योंकि एक ही बंदा है मिस्टर अहमद, दूसरा बंदा ही कोई नहीं। अगर दूसरा बंदा होता तो दूसरा कॉलम बनता ना, वो है ही नहीं। तो कंपेयर बार चार्ट से ज्यादा बेहतर ये है कि हम पाई चार्ट बना दें, ये ज्यादा स्पेस घेरेगा, ज्यादा बड़ा बनेगा और इजीली बात समझ आ जाएगी। हजम शोध। अब बच्चों क्या इसका मतलब ये है कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स परचेज कर लेना चाहिए? प्रकाश सरकार सिद्धि पदरी कर लो अपनी। क्यों? आपको तो पेपर में ये बनाना की जरूरत ही नहीं पड़नी, एमसीक्यूज होंगे। नहीं समझ आई? क्या तुम कंप्यूटर स्क्रीन के जाके प्रकाश होगी होएगी कि मैं अपना गोलापी बनावांगा? हाँ, तो समझ आ गई है? इसका मतलब है आई कैप ने ग्राफ आपको बना के दिया होगा, चारों ऑप्शन दी होंगी, उनमें से कोई एक ठीक होगी, तीन गलत होंगे। आपने जस्ट ठीक ऑप्शन पता करनी है कौन सी वाली। तो पता वही कर सकता है जिसको पता होगी बनाने कैसी है। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है। अच्छा,
अब जब आई कैप को पता है कि यार ये बच्चे ग्राफ बना ही नहीं सकते क्योंकि उनको हमने ऑप्शन नहीं दी, तो फिर आई कैप सवाल भी किसी और तरीके से पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि जनाब पाई चार्ट बनाओ, तो फिर सवाल पूछने के उसके पास ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है। एक तरीका तो ये आपको डाटा देगा और आपको क्या कहेगा कि चार चार्ट बने, इनमें से क्या करें, सही वाला चूज कर लें। तो आप फ्रूट चार्ट चूज कर लेंगे, एग खाओ सेहत बनाओ। तो बात समझ आ रही है। दूसरा सवाल बच्चों ये होगा कि वो आपको चार्ट देगा सवाल में, क्या करेगा, चार्ट देगा और आपसे पूछेगा बताओ फूड पे खर्चा कितना आया था, नाली मौत पै जानी कि सारे को सीधा काम होता नहीं सी पिया, ये सारे को पुट्ठा पूछन है। समझ आ रही है। लो जी, मौत पड़ने का टाइम हुआ चाहता है, बच्चों सोच समय के जवाब देना। फर्ज करो ये आपको बच्चों दिया गया है, ये आपको ग्राफ बना के दिया गया है, ग्राफ सबको नजर आ रहा है। एक बंदा है, उसकी सैलरी है 8 लाख रुपए। उस बंदे की सैलरी कितनी है, 8 लाख रुपए उसकी सैलरी है। और वो आपसे पूछ रहा है बताओ ये बंदा जिसकी 8 लाख रुपए एक महीने की सैलरी है, वो मेडिसिन पे कितना खर्चा करता है। आपको ग्राफ दिया हुआ है, फाइंड कर सकते हैं। करो जी। मौत वाकया होने लगी, बड़े बड़े इंजीनियर फेल होने लगे अभी, ब्रेन सर्जन तक गए। हाँ जी, 8 लाख रुपए एक बंदे की सैलरी है, उसने आपको एक चार्ट बना के दिया हुआ है जिसमें एंगल मौजूद है और ये नहीं पता मेडिसिन पे खर्चा ये बंदा कितना करे। क्या आंसर आएगा जी, सबका आंसर आ गया। नहीं अद्धे तो मुंह ही वेखन देने हो गया। 80,000 कैसे बना ये बताएं। सबसे पहले क्या आपने ढूंढा सवाल में, सबसे पहले बच्चों आपने मेडिसिन की डिग्रीज ढूंढनी है। मेडिसिन की डिग्रीज है कितनी, 216, नहीं 216 तो टोटल एंगल है, आपको सिर्फ मेडिसिन का एंगल ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, 216 में से 180 माइनस करेंगे, मेडिसिन की डिग्रीज आ जाएंगी कितनी, 36। फिर वो जो फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया कौन सा, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू डिग्री। डिग्री कितनी आई है, अब किस जगह पे क्या पुट करेंगे, टोटल की जगह बच्चों 8 लाख पुट करेंगे क्योंकि टोटल आपको गिवन है, पार्ट में चाहिए। और पार्ट वो चीज है जो आपने कैलकुलेट करनी है बच्चों, ये 8 लाख है, 360 इज इक्वल टू 36, ऊपर आ गया पार्ट, समझ आ गया है। तो यहां से बच्चों वो हिस्सा निकल आएगा, हजम शुद्ध। अगला सवाल सुने, एक बंदा है बच्चों, वो फूड पे, अब सवाल ये है, चलिए फीस की बात करते हैं। एक बंदा है वो फीस पे, वो फीस पे 70,000 रुपया खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है, 70,000 रुपया। उस बंदे की टोटल सैलरी बताएं। एक बंदा है वो फीस पे 70,000 रुपया खर्च करता है, उस बंदे की टोटल सैलरी बताएं। हाँ जी, 4 लाख 50 और 3 लाख 50 आ गया।
3,50,000। ये कैसे आया? 70,000 का वो किस पे खर्च कर रहा है? फीस पे। टोटल सैलरी बतानी है। 3.5 लाख। शाबाश 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 शाबाश। और सबको समझ आ गई है? डॉक्टर इंजीनियर सारे, या डॉक्टर मुंह वेखते पे ने? समझा रहे? अच्छा जी, अब दोबारा बच्चों फार्मूला यही है, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। पार्ट की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 70,000। टोटल नहीं पता, इंटू 360, ऐसी है। और फीस की डिग्रियां आपको पता है कितनी है? 72। फीस की डिग्रियां कैसे पता लगी? 108 पिछला एंगल है, 180 अगला एंगल है, तो फीस का एंगल कितना है? 72। नहीं समझ रहे? तो टोटल निकाल लेंगे, क्या रहेगा जी? 3.5 लाख। तो आई कैप ने सीधा सवाल नहीं पूछना, ये बात याद रखनी है। जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ा आई कैप, उस सीक्वेंस में सवाल नहीं पूछेगा, वो पुट्ठा ही पूछेगा। कि सीधा तो हर कोई चल लेंदा है, पुट्ठा चल के भाव। नहीं समझ आ रही? अब ये देखो आई कैप का सवाल आया किसी जमाने में। ये सवाल जरा पढ़े, आई कैप का सवाल है, पेपर में आया था कि एक डाटा है, उसकी वैल्यूज क्या है? 5, 15, 23, 17, 12 और 10। ये डाटा जिसकी बेस पे पाई चार्ट बनना, ये डिग्रीज नहीं है। ये क्या है? ये वो डाटा जिसकी बेस पे डिग्री बनेगी और डिग्री की बेस पे पाई चार्ट बनेगा। अब आई के में सवाल क्या पूछा है? तो कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट एंगल। क्या ये सीधा सवाल है? ये आई के आपने पेपर में पूछा हुआ है। क्या सवाल उसने पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एंगल। कि वो जो 360 डिग्री है ना, उसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी, उनका डिफरेंस बताना है आप। सिर्फ ये सवाल है, डाटा आपके सामने। कर सकते हैं? ट्राई करें जरा साहब। शाबाश शाबाश शाबाश। अपनी अपनी कैलकुलेशन करें, अपनी अपनी कैलकुलेशन करें। ये सवाल या इससे मिलता जुलता सवाल आपको पेपर में आना है। कल तो तू टाइम से क्लास आना है, बल्कि सुबह 8 बजे तो थे ऐसे ही बना। कर ले कर ले कर ले, शाबाश 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 शाबाश। है, वेरी गुड क्वेश्चन। कैसा हो सकता है सीए कर रहे हो आप और कैलकुलेटर ना हो? और सवाल आपका ये है कि सर डॉक्टर बन रहा हूँ, तो वो हेडफोन अलाउ है मुझे? क्या डॉक्टर को अलाउड होते हैं? हाँ भाई। 79.02। चेक करो शाबाश। सबसे बड़ा एंगल होगा 101 डिग्री का, सबसे छोटा एंगल होगा 22 डिग्री का। तो उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक हो गया? शॉर्टकट क्या था इसका?
इसका शॉर्टकट ये था कि 23 में से 5 माइनस कर लो, 23 में से 5 माइनस कर लो और टोटल में डिवाइड कर दो, तभी आंसर आ सकता है। करके देख लो। देखो सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ी वैल्यू का होगा, सबसे छोटा एंगल सबसे छोटी वैल्यू का होगा, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। नहीं समझ आ रही? बजाय इसके कि सारी डिग्रियां निकालो, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू की डिग्री का डिफरेंस निकालो। समझ आ गया सबको? चलो जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी।